जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास आज हम लोग जो हैं वो अपना एनएमआर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास आज का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस किया था एमएस के बारे में और उसके डिफरेंट जो टाइप्स थी, ठीक है क्लास, उसके बारे में हमने उसको डिस्कस किया था, जिसमें आईआर था, एफटीआईआर था, ठीक है हमारे पास, और हमने उस पर मैं एमएस जीसी को भी डिस्कस किया था। तो हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था और हमने उस चीज़ में हमने जब उसको डिस्कस कर रहे थे तो क्लास हमने एक चीज़ उसमें नोट की थी कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें एक लाइट का सोर्स आता है, आप सैंपल को उसमें जो है वो प्लेस करते हो, एक आपके पास उसका रेफरेंस सैंपल होता है। इस तरह करते हुए आप उसको देखते हो कि वो सारे कहीं ना कहीं बस आपका जो अगर डिफरेंस आता है, कुछ डिटेक्टर्स में आ जाता है डिफरेंस और कुछ आपका जो है वो जो लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, वेवलेंथ की जो एब्जॉर्प्शन होती है बाय द एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल, वो डिफर कर जाती है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो हम लोग पिछले अपने 4-5 टाइप्स में पढ़ते हुए आए हैं, आपको याद हो तो वो थोड़ी सिमिलर थी, बहुत जो है वो कुछ चीज़ें उसकी जो थी वो डिफर कर रही थी, लेकिन बाकी सारी सेम थी, प्रोसीजर वगैरह सेम थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक टाइप आती है एनएमआर बेसिकली आपकी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है, ठीक है। इसमें हम लोग लाइट सोर्स नहीं दे रहे, इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देंगे, इसमें हम लोग टारगेट, उसमें हमारे पास बेसिकली क्या था, हमने उसमें टारगेट किया था इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन हमने बात क्या की थी, अगर आपको याद हो, हमने बात की थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो कहाँ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। फिर जब वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो वो वापस आते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में। हमने यही चीज़ पढ़ी थी क्लास, और हमने उनकी चारों टाइप्स में यही चीज़ हमने जो है वो इसको देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लास अगर हम एनएमआर की बात करें, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ना तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की और ना हम यहाँ पे बात करेंगे लाइट सोर्स की। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी सी बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिहाज से डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे बात होगी तो बात होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे बात होगी तो यहाँ पे आप बात करेंगे हम न्यूक्लियस की, ठीक है। यहाँ पे जो जिस तरह इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आपका पैटर्न बन रहा था, आप देखते हैं आपका स्पेक्ट्रम बन रहा था, जो कि हम लोग कंप्यूटर पे ग्राफ के फॉर्म में देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे एनएमआर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस की मूवमेंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड्स को दी जाती है तो उसके नतीजे में जब वो एक अलग बिहेवियर शो करता है तो उसके ऊपर जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग एनालिसिस करते हुए हम लोग जो है वो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं और उनको हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है क्लास। आई होप आपको यहाँ का जो है यहाँ तक जो है वो इसका इंट्रो जो है वो समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रो, स्टार्ट करते हैं हम। एनएमआर क्या होता है? एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस किसको कहते हैं? हम रेजोनेंस का वर्ड बहुत सुनते हैं, पता है रेजोनेंस मतलब कोई भी रुकावट, किसी भी चीज़ में रुकावट। अब देखो न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड में रुकावट की बात हो रही है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक जो है वो होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और स्टडी करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई का जो बिहेवियर होता है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बेसिकली बाहर से जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और उसको प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसमें हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं और न्यूक्लियस का बिहेवियर चेक करते हैं,
ठीक है क्लास, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप हो गई है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी की। ठीक है क्लास, यहाँ पे हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देंगे न्यूक्लियस को। यहाँ हमारा टारगेट होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम लोग जो है वो देंगे। अब प्राइमरी यूज़ फॉर किस लिए होता है? हर न्यूक्लियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है, क्योंकि इस सब न्यूक्लियस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे इसके अंदर इसको जो है वो शो करता है, और वो जो है वो उसको इसमें जो है वो उसकी रिस्पॉन्स देता है। अगर इसका बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है आपके पास? बेसिक प्रिंसिपल में अगर हम लोग बात करें हाउ NMR वर्क, NMR किस तरह जो है वो वर्क करता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, सर्टेन न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे H1 और कार्बन का 13। ठीक है, कार्बन के हमने आइसोटॉक्स के बारे में पढ़ा था, हमारे पास 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। आपको याद होगा तो कार्बन 14 इसलिए कार्बन 12, और बाकी आपके पास 2 जो हैं वो ट्रांसमिशन उनमें होती हैं, ट्रांसमिट आपके पास जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, हमारे पास यहाँ पे जो मेन यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं 2। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बाकी देखें, कुछ इसमें 3-4 और इसकी एग्जांपल्स हैं, उसमें जो है वो यूज़ होते हैं, लेकिन वो इतने वाइडली यूज़ नहीं होते, ये ज़रा वाइडली जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है क्लास, नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग उसको प्रोवाइड करें, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जैसे कि देते हैं, तो उसमें हम इसका जो है वो देखते हैं, इसका क्या है, विद द फील्ड लो एनर्जी, और अगर अगेंस्ट हम लोग करेंगे उसको हाई एनर्जी के अगेंस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग ये देखें कि रेडियो वेव्स आर अप्लाइड, न्यूक्लियाई अब्जॉर्ब एनर्जी एंड फ्लिप टू अ हायर स्टेट। अब वही बात हो गई है जहाँ पे आप देखें एटम जो है वो न्यूक्लियर वो नॉर्मल स्टेट में आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो जब भी आपका नॉर्मल स्टेट में है, मतलब बस कोई भी उस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सेम अमाउंट में मौजूद है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। ठीक है, अब जैसे ही उसको रेडियो वेव दी गई हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई है, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, क्योंकि उसको हम लोग जो है वो एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी जैसे ही उसको देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो फ्लिप करेगा, अब एनर्जी उसको मैग्नेटिक फील्ड के वो दूसरी तरफ जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अब देखें, दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। अब वापस हमने वही आप जो अपने पिछले स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटमेंट स्टेट में, तो वो वापस अपने उस स्टेट में भी मूव कर रहा है, मूव बैक कर रहा है अपने नॉर्मल स्टेट में। इस तरह इसमें भी है कि अगर तो दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट एंड इमिट सिग्नल्स। ठीक है, और क्या करता है, ये इमिट करता है सिग्नल्स को। अगर मैं आपको यहाँ पे याद करवाऊँ, हमने फ्लोरेसेंस पढ़ी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आपको याद हो तो क्लास हमने उसमें डिस्कस किया था कि आपका जो फ्लोरेसेंस है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से मूव करता है एक्साइटेड स्टेट तक। जब वो एक्साइटेड स्टेट तक मूव करता है तो वहाँ पे आप देखते हो कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है तो वो एनर्जी इमिट करता है और एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। याद है आपको, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। और बाकी उस हाँ फ्लोरेसेंस में ये था कि आपका ये इमिट करता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन बाकी सब में नहीं होती थी। इसमें छोटा सा ये डिफरेंस था। तो यहाँ पे जब वो वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट पे तो इमिट करेगा एनर्जी सिग्नल्स इमिट करेगा, जो हम लोग आगे डिटेक्टर ये भी कंप्यूटर से अटैच होगा डिटेक्टर, और उसको हम लोग जो है डिटेक्टर के ऊपर रैक होगा, उसके बाद इसका जो है वो एनालाइज ग्राफ बनेगा, उससे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है
ये हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। यहाँ से देखिए, अब ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है तो ये मूव कर रहा है, ठीक है, अपने ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड लग रही है तो आपका जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। और जब वो मूव आपका दूसरा मूव कर, जब आपकी डायरेक्शन अपवर्ड लग रही है तो वो नॉर्थ की तरफ लग रही है तो वो आपके इस तरफ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें, की टर्म्स की बात करें, तो रेजोनेंस मतलब जो इसमें रेजोनेंस क्रिएट होता है, रिकवर्ड आती है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, दैट इज RF एनर्जी। इसके बाद केमिकल शिफ्ट है। केमिकल शिफ्ट क्या है? पोजीशन ऑफ अ सिग्नल्स। अब केमिकल शिफ्ट यही होता है ना कि सिग्नल्स की जो है वो चेंज होती है, सारा पोजीशन ऑफ अ सिग्नल इंडिकेट्स केमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। TMS क्या है? ये भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अब हम लोग ने अपने जितने हमने विशेष स्पेक्ट्रोस्कोपी देखे थे, हमने उसमें बात डिस्कस की थी कि वो हम जो भी हैं उसमें कहीं ना कहीं सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल यूज़ करते हैं, रेफरेंस सैंपल यूज़ करते हैं, ठीक है। NMR की बात करें तो NMR में जो हमारे पास फीचर्स हैं वो फीचर्स कौन कौन से हैं? केमिकल शिफ्ट है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, कपलिंग कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें केमिकल शिफ्ट की, टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट द न्यूक्लियस इन इट, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है? एरिया अंडर द पीक एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लिकाई, अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन देखें, यानी स्प्लिटिंग देखें, सिग्नल स्प्लिटिंग ड्यू टू द नियर बाय फोटॉन्स एंड कपलिंग कांस्टेंट है। हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्प्लिट पीक्स, यानी कि जो डिस्टेंस आता है, जो हमारे पास पीक्स आती हैं उसके दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है। अगर हम लोग उसको आगे जो है वो देखें इसकी टाइप्स के बारे में, ठीक है, हमने डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी जो है वो डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास जो है वो टाइप्स हमारे पास कौन सी आती हैं? एक आता है NH आता है NMR में, ठीक है, यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन का है। एक हमारे पास कार्बन 13 आता है NMR में, कार्बन 13 जिसे हम लोग NMR में कह रहे हैं, C13, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आता है, अब देखिए इसमें भी जो टाइप्स हैं वो ये हैं कि जो हमारे पास टाइप्स यूज़ हो रही हैं वो क्या है हमारे पास? अब देखिए कॉमन टाइप हमारे पास जो है वो H की यूज़ होती है, H1 की, ठीक है। और कॉमनली यूज़ है, ठीक है। और गिव हाइड्रोजन एटम्स, डिटेक्ट हाइड्रोजन एटम जो है वो डिटेक्ट करता है, गिव्स इंसाइट टू नंबर एनवायरनमेंट एंड नेबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। कार्बन 13 NMR अगर हम लोग डिस्कस करें, कार्बन को डिटेक्ट करता है, कार्बन के एटम को डिटेक्ट करता है। ईच यूनिक कार्बन गिव्स वन सिग्नल, ठीक है, नो इंटीग्रेशन और फाइन स्प्लिटिंग यूजुअली। अब यहाँ पे देखें क्लास, अगर हम इसके बारे में देखें, हर आपका जब वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी तो वो एक स्पेसिफिक जो है वो उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आप कह लें कि हर एक स्पेसिफिक सिग्नल वो जो है एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन पे आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस तरह होता है, ये नहीं होता कि आपके पास इसमें जो है वो सारे जो हैं वो किसी हर एक के ऊपर जो है ये देगा, ऐसा नहीं होता। कुछ इसके एडवांस टाइप्स हैं जिसमें DEPT आ जाता है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन CH3 CH2 CH, 2D NMR, ठीक है, शोज कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट NMR आ जाता है फॉर पाउडर्स एंड क्रिस्टल्स, फ्लोरीन 19 के 9 F
19F NMR एंड फॉस्फोरस 31P NMR स्पेशल एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स हैं। अगर हम इसमें डिटेक्शन की बात करें तो डिटेक्शन में हमारे पास क्या होगा, NMR इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिटेक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास जो हाइड्रोजन का है न्यूक्लियस उसके अंदर है ही एक, तो उसमें आपको ज़्यादा जो है वो फील्ड देनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी अगर तो आपने उसको उसके रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाना है। RF ट्रांसमीटर होता है इसके अंदर जो कि सेंड करता है रेडियो पल्स। इसके बाद हमारे पास सैंपल प्रोब होता है जो कि होल्ड करता है सैंपल को ना मैग्नेटिक फील्ड। रिसीवर कॉइल है जो कि डिटेक्ट करता है, एमिट करता है सिग्नल्स को। कंप्यूटर है हमारे पास, कन्वर्ट्स डेटा टू स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद है इंटरप्रेटिंग अब प्रोटॉन NMR। अब NMR में जो हमारे पास इंटरप्रेटेंट होता है, अच्छा इसमें क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ सिग्नल्स हम लोग काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने जो है वो पास किए हैं, और टाइप ऑफ प्रोटॉन्स एनवायरनमेंट। इसके बाद चेक करते हैं केमिकल शिफ्ट का, यानी कि कौन सा फंक्शन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। केमिकल शिफ्ट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूव करना एक ग्रुप से दूसरे पे। इसके बाद इंटीग्रेशन कहाँ पे होती है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स पर एनवायरनमेंट, और लुक एट द स्प्लिटिंग पैटर्न कि किस तरह वो स्प्लिट किया है। वहाँ तक हमारे पास जो है वो क्या है, उसका नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, यानी कि इसका जो वो है हमारे पास रूल है n+1 रूल है, यानी कि आप n+1 करते जाएंगे तो वो आपका स्प्लिटिंग पैटर्न आता जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है सिंगलेट, नो नेबर्स, डुप्लेट होगा तो 1 नेबर होगा, ट्रिपलेट होगा तो 3 नेबर्स होंगे, और जो हमारे पास मल्टीपल होगा वो होगा कम्प्लेक्स कपलिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हमारे पास क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। एंड कैन एनालाइज मिक्सचर्स, हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं, एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्योंकि सारी बात है इसमें आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, बिल्कुल उससे रिवर्स आप इसका करवाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक एक्सपेंसिव आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, लेस सेंसिटिव है फॉर लो अबंडेंस न्यूक्लियस, ठीक है। और जो इसका स्पेक्ट्रम आता है, जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्पेक्ट्रम जो आता है वो स्पेक्ट्रम आता है कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। अगर कॉमन हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लें, कॉमन एग्जांपल्स कहाँ कहाँ होती हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके जो मौजूद होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं ना क्लास, जिसमें हमारे पास आता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास जो मेजर हमारे पास मौजूद होते हैं कार्बन, जैसे कार्बन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा हमारे पास लिपिड्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की और DNA एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनालिसिस कर रहे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और उसके साथ हमारे पास जो है वो बाकी होते हैं, लेकिन ये आपके पास मेजर होते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी को, स्टडी प्योरीफाई, प्योरिटी यानी कितना आपके पास जो कंपाउंड है वो प्योर है और उसके अंदर फंक्शन ग्रुप कौन सा है। इसके अलावा यूज इन मेडिसिन, MRI जो हम लोग आम तौर पे हम लोग जो है वो उसको सुन रहे होते हैं MRI को, ठीक है। तो ये बेसिकली होता ही जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी होती है। अगर आपने कभी इसको देखा हो इसकी मशीन को, तो इसमें इसमें जो काम होता ही होता है वो आपका होता ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है। अब देखिए MRI जो टेस्ट है, जो आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, एक आपको इमेज क्रिएट करके देता है, ठीक है, आपको अगर पता हो तो।
एक इमेज जो है वो आपकी क्रिएट होती है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेडियो वेव्स उसमें से जो है वो आपकी बॉडी में से पास करती हैं और फिर जाके वो जब वापस डिटेक्टर पे जाके लगती हैं तो वो जहाँ पे आपका जो आपका एम्प्टी स्पेस होगा वहाँ पे वो कोई शो नहीं करेगा। जहाँ पे आपका जो है वो ऑर्गन होगा, कोई भी आपको टिश्यू होगा, वहाँ पे जाके वो उसकी जो है वो इमेज जो है वो ड्रॉ करेगा और इस तरह जो है वो विजुअलाइजेशन जो है वो उसकी बनती है। यहाँ पे इमेज डिटेल्स हम लोग अगर एमआरआई की बात करें ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, इसमें हम लोग इमेज बना सकते हैं, ऑर्गन की बना सकते हैं, बोन्स की भी हम लोग बनाते हैं, हम लोग इसमें बनाते हैं मसल्स की, ब्लड वेसल्स विदाउट यूजिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन, ठीक है। हम लोग वैसे हमारे पास एक्सरेस में होता है ना, वैसे यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक रेज बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी में जो भी हमारा हम लोग का जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है ऐसा जो हम लोग एक्सरे से बाकी से नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा डिटेल हमारे पास जो है वो बना देता है, ठीक है। तो इमेज बनाता है तो हम लोग इसका बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये एक तरह का सेफ है, सेफ होता है ये हमारे पास एमआरआई, ठीक है। इसमें वो नहीं होता, आयोनाइजेशन नहीं होती जिस तरह हमारे एक्सरेज में आयोनाइजेशन होती है, ठीक है, वो हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें एक्सरे, ठीक है, थोड़े से तो आपकी बॉडी के लिए तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, उनके एनालिसिस के लिए यूज़ वगैरह होते हैं। अगर हम उसकी दूसरी एप्लीकेशंस देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर और वैरायटी, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स है, डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स है, मेटाबोलाइट्स हैं इनकी, फार्मास्यूटिकल्स में होते हैं ड्रग के स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग हमने पढ़ा है, एमआरआई के लिए यूज़ जो होता है वो होता है H1, ठीक है। और फूड साइंस के लिए यूज़ होता है डिटेक्टिंग जो हमारे पास फूड साइंस में जो चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं ना, प्रिजर्वेटिव्स और बाकी सारी चीज़ें, उसके लिए जो है वो हमारे पास बेसिकली जो है वो ये यूज़ होता है, ठीक है क्लास। यहाँ पे जो है वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा जो है वो एनएमआर को हम लोग थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू उसका दोबारा से हम लोग ज़रा करते हैं। आपको मैं बताऊँ कि आज हमने जो है वो डिस्कस किया है एनएमआर। एनएमआर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस को एक रिवर्स पोजीशन में हम लोग जो है वो शो करवाते हैं, एक रिवर्स जो है वो उसका जो है वो मूवमेंट होती है, जब उसको एनर्जी मिलती है उसके बाद जो है वो एक अलग डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। वहाँ से हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ये बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी जो है वो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एप्लीकेशंस देखी हैं, तो ये एनएमआर थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके बाकी जो टाइप्स हैं उसके, ठीक है क्लास। तो इंशाल्लाह जो है वो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ गैस क्रोमेटोग्राफी का। यहाँ पे देखिए गैस क्रोमेटोग्राफी हमने जो है इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या हो सकती है। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारे पास सोर्स होगा वो इन द फॉर्म ऑफ गैस होगा, ठीक है। और हम लोग डिफरेंट गैसेस कौन सी यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपके पास इसमें बेसिक जो आपके पास प्रिंसिपल आता है, पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है, सेपरेशन के लिए यूज़ होती है, आइडेंटिफाई के लिए यूज़ होती है, आइडेंटिफिकेशन करना, आपके पास कंपाउंड की जो भी आपके पास है क्वांटिटी को चेक करना, और जो कंपाउंड आपके वेपराइज हो जाता है विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, आप उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, ठीक है। और वो आप इसमें क्या करते हो, इसमें आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आप जो आपके टेम्परेचर है जिससी में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर आपका क्या करता है, क्योंकि देखें आगे तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर 100 से कम है कोई ऐसा जो ब्रेक डाउन हो गया वेपोरेट हो जाता है, जैसे पानी 100 पे वेपोरेट होता है, इसी तरह आपके जो बाकी हैं हर एक कंपाउंड जो है वो एक स्पेसिफिक हीट के ऊपर जाके एवेपोरेट होता है, ठीक है।
अगर तो अब देखें, अब हम इसमें चीज़ में ब्रेक डाउन नहीं करते और हम इसको हीट करते जाते हैं। हम लोग हीट करते हैं 100 तक, 100 से ऊपर 200, 200 से 300, 500, इवन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो थाउजेंड्स की टेम्परेचर पे जाके इवेपोरेट होते हैं सब्सटेंस में से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह होता है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर का जो एलिमेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें एवेपोराइजेशन होती है और सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी कि ये सारी जो गैसेस आपकी इवेपोरेट हो रही हैं वो जाके डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होंगी। ठीक है, और जब वो डिटेक्ट होंगी उसके ऊपर तो सेम आपका वही प्रोसेस आपका जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट होगा। जैसे ही ग्राफ प्लॉट होगा, हर एक जो आपके पास वेपोरेशन बन रही है, आ रही है, डिटेक्ट हो रही है, उनका स्पेसिफिक ही जो है वो आपके पास होगा ग्राफ। ठीक है, उसकी पीक होगी। ऐसा नहीं है कि हर एक की सेम होगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक एक अलग पीक जो है वो शो करेगा। जिससे हमने पहले बात की थी, उन्होंने बहुत टाइम से सारे टाइप्स में बात करते हुए सब फिंगरप्रिंट्स हमारे जो हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। इसी तरह इनमें जब पीक्स आती हैं हर कंपाउंड की, वो बहुत यूनिक होती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम इसके इंशाल्लाह फैक्टर्स देखेंगे, मेन इसके वो भी देखेंगे। और इसमें मोबाइल फेस होगा, ठीक है, स्टेशनरी फेस होता है नहीं होता, क्या इसका है, वोलेटाइल कैसे हैं। इसमें हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी कंपाउंड की देखेंगे, वो देखेंगे वो कैसे होती है। ठीक है, स्पीड, इसमें रेजोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जो है वो देखेंगे। और इस गैस क्रोमेटोग्राफी में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉलम्स यूज़ होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, किसके जो है वो क्या इसमें जो है वो होती हैं चीज़ें। इसमें अगर हम लोग मेन उसके बात कर लें क्लास के, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें देखें गैस कैरियर है एक, आपके पास मोबाइल फेस है, इंजेक्टर है, आपके पास कॉलम आता है, आपके पास ओवन है। क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे मैंने आपको इसके आगे चल के जो है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। इसका टेम्परेचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेक्टर होता है आपके पास, और जो डेटा सिस्टम आता है जिनकी जो क्रोमेटोग्राम आता है। क्रोमेटोग्राम क्या है आपके पास, बेसिकली जो आपकी पीक्स वगैरह बन रही हैं, जो ग्राफ वगैरह बन रहे हैं, वो जो है वो उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो बनता है, क्रोमेटोग्राम किस तरह जो है वो आता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो है वो जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्लास, वो हमारे उसमें टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। हमने एक एक टाइप को बहुत वो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आपसे मैं डिस्कस किया था। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हम अपने बाकी सारी जो है वो अपने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है क्लास, और ये सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स है ना, ये थोड़ी सी आप कह लें कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो आपके जब भी आप इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करें तो ज़रूर अपने उसमें जो है वो पिक्स वगैरह, अपने एक डायग्राम वगैरह जो है वो ज़रूर बनाया करें, क्योंकि यहाँ पे भी इसमें आपके पास डायग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन विदाउट डायग्राम नहीं होती। और एनएमआर थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एनएमआर इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इतनी ये यूज़ नहीं होती वाइडली। आप देखें, आप जीसीएमएस यूज़ करते होंगे वाइडली। ठीक है, आप आईआर यूज़ करते हैं, एफटीआईआर यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, फ्लोरेसेंस भी इतनी यूज़ नहीं होती। ठीक है, ये तीन जो हैं आपकी बहुत इजीली यूज़ होती हैं, और आईआर में भी एफटीआईआर ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दो तीन हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि ये इसमें हम लोग ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं। ऊपर से ये जो आपकी दूसरी एनएमआर बाकी हैं एक्सपेंसिव है, कुछ में आपके चीज़ें आपकी मैनेज करने का जो है वो इशू आता है। लेकिन कुछ में ये जो हम लोग नॉर्मली चीज़ें डिटेक्ट कर होते हैं वो इससे बहुत ईजिली डिटेक्ट हो जाती हैं। तो हम लोग प्रेफर भी फिर हम लोग उसी चीज़ को करते हैं कि जिसको हम बहुत ईजीली चीज़ को कर सकें। ठीक है, तो ये होता है इसमें। तो इसलिए हम लोग जो है वो हम लोग बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ये अपनी आसानी के लिए बना रहे होते हैं कि हम बहुत इजीली इस चीज़ को हम लोग देख लें। हम लोग अपने जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं
जो अननोन सैंपल्स आते हैं बेसिकली उसको हम लोग डिटेक्ट कर लें, बहुत ईजीली सारी चीज़ें कर लें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों को जो है वो मेनली हमारे पास 3 यूज़ होते हैं, NMR भी बहुत कम जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्लास। अल्लाह हाफिज़।